बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी में आज हम शुरू करेंगे बायो एनर्जेटिक्स। सबसे पहले इसका एमसीक्यूज़ जो बनेगा वो डेफिनेशन का होगा कि बायो एनर्जेटिक्स एनर्जी रिलेशनशिप्स और कन्वर्जन्स को डील करता है। कन्वर्जन से क्या मुराद है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी का दूसरी में बदलना। जिस तरह पौधे लाइट को जज्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन के बाद उसे केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, यानी लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना इसी ब्रांच के अंदर डिस्कस होगा। तो बायोएनर्जेटिक्स एनर्जी रिलेशनशिप विद कन्वर्जन दो चीज़ों को डील करती है। पहला एमसीक्यूज़, पहला पैराग्राफ इसके साथ कवर हो जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर अगर आप देखें तो दूसरे चैप्टर से को रिलेट करके कुछ टर्मिनोलॉजीज दी हुई हैं, उन्हें देखते हैं। सबसे पहले एम मेटाबॉलिज्म है, ये तमाम रिएक्शंस की माँ है। एम से माँ याद रखना है, एम से मेटाबॉलिज्म। मतलब कहने का क्या है कि तमाम रिएक्शंस कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। तो फिर यहाँ पे इसका जिक्र क्यों किया गया? क्योंकि मेन प्रोसेसेस फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों के दोनों इसी के अंडर आएंगे। सबसे पहले एनाबोलिज्म में अगर आप देखें तो ए से है एडिशन, चीज़ों का जुड़ना। एनाबोलिक रिएक्शन में फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल है कि सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल की मौजूदगी में जब कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में मिल जाते हैं तो अमल होता है फोटोसिंथेसिस का और शुगर की फॉर्मेशन होती है, यानी एनर्जी को इकट्ठा कर लिया गया। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसे फोटोसिंथेसिस के जुमरे में लेंगे। उसके बाद कैटाबोलिज्म, काटने से याद रखना है, चीज़ों को काटते हैं तोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो ये रेस्पिरेशन का अमल कैटाबोलिक रिएक्शन है। इसमें करेंगे क्या कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ा जाएगा जिससे बेतहाशा एनर्जी रिलीज होगी। इस चीज़ को हम नाम देते हैं रेस्पिरेशन का। तो यहां पे जो आपको एमसीक्यूज बनेंगे वो जर्नल टर्मिनोलॉजी की बेस पे बनेंगे कि एनाबोलिज्म क्या है और कैटाबोलिज्म क्या है। इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस के लिए दूसरा चैप्टर जो है वो आप देखेंगे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट जो टॉपिक फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का सरसरी सा इंट्रोडक्शन है वो क्या है। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस है कि सूरज की रोशनी की मौजूदगी में जब पौधे अपनी खुराक को खुद बनाते हैं, इस अमल को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। बड़ी मशहूर इसकी इक्वेशन कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल 12 पानी के मॉलिक्यूल से मिलते हैं। क्लोरोफिल की मौजूदगी और सनलाइट की मौजूदगी में हमारे पास फॉर्मेशन होती है ग्लूकोज की। ऑक्सीजन और वाटर एज ए बाई प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ पे अहम एमसीक्यूज क्या है कि पानी एज ए रॉ मटेरियल भी यूज हो रहा है और पानी एज ए प्रोडक्ट भी यूज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड एज ए रिएक्टेंट यूज हो रहा है, ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट बनता है और मेन प्रोडक्ट इस रिएक्शन की जो है वो क्या है, ग्लूकोज है। दूसरे नंबर पे आपके पास जो है वो इसी का उल्ट रेस्पिरेशन है। जिस तरह से ये चीजें जुड़ी वहां पे टूटेंगी, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि आपके पास जो ग्लूकोज है 6 ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये क्या करता है, टूटता है और फॉर्मेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की और पानी की और साथ में एनर्जी की फॉर्मेशन हो जाती है। इस चीज को रेस्पिरेशन कहते हैं। अब याद रखिएगा एट द टाइम ऑफ डॉन एंड डस्क, सुबह का धुंधलका और शाम का धुंधलका, उस वक्त क्या होता है कि जो फोटोसिंथेसिस से बनने वाली ऑक्सीजन है उसकी तादाद सिर्फ इतनी होती है कि पौधा खुद यूज कर ले। सेम इसी तरह रेस्पिरेशन के अमल के नतीजे में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद भी इतनी होती है कि पौधा सिर्फ खुद जो है वो यूज करता है फोटोसिंथेसिस में उसे। तो वो दोनों प्रोसेसेस हैंड बाय हैंड चल तो रहे होते हैं लेकिन एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे होते हैं। इनका एनवायरनमेंट के साथ किसी किस्म का एक्सचेंज नहीं होता। इस चीज को हम नाम देते हैं कंपनसेशन पॉइंट का। यूएचएस ने अपने कोर्स कंटेंट्स में दिया नहीं हुआ लेकिन अहम था, इस वजह से आपके सामने रखा। इसके बाद एक टॉपिक आपको नजर आएगा वाटर एंड फोटोसिंथेसिस। यूएचएस के सिलेबस के मुताबिक गिवन नहीं लेकिन एज ए रिलेटेड टॉपिक आपने इसमें वैन नील हाइपोथेसिस 1930 वाली रीड कर लेनी है लाजमी तौर पे। उससे नेक्स्ट टॉपिक में आपको क्लोरोप्लास्ट नजर आएगा, क्लोरोप्लास्ट एंड फोटोसिंथेसिस। फोर्थ चैप्टर में अच्छी तरह से हम इसे पढ़ चुके हैं। आपने इधर भी इसकी रीडिंग करनी है। वही चीजें हैं कि आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर थाइलाकॉइड ग्रेना, इर्द गिर्द स्ट्रोमा मौजूद है। वही फोर्थ चैप्टर वाली बात जो हमने रिसेंटली पढ़ी है, इसे अच्छी तरह से आपने देख लेना है। यूएचएस ने इसे भी एज ए कोर्स कंटेंट शामिल नहीं किया लेकिन आपने ये छोड़ना नहीं है, पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक जो यूएचएस ने एज ए कोर्स कंटेंट लिया है वो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। पिगमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं
जिनका काम लाइट को जज्ब करना या रिफ्लेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का जिक्र है और यूएचएस ने मेंशन किया है क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स को। तो इनको हम शॉर्ट कीज के साथ आज अब पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में जो पहला एमसीक्यूज है कि ये विजिबल लाइट को जज्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। रेंज वेवलेंथ की क्या है? 380 से 750 नैनोमीटर, पहला एमसीक्यूज। दूसरा एमसीक्यूज कि जब पिगमेंट लाइट को जज्ब करते हैं, इसको मापने के लिए कोई ना कोई आला यूज होगा, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज होगा। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो के रिलेटिव एब्जॉर्बेंस ऑफ डिफरेंट लाइट्स को मेजर करता है, उसे नाम देते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, और इस अमल को स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री कहते हैं। अमल वाला भी एमसीक्यूज आ सकता है, प्रोसेस वाला स्पेक्ट्रोफोटोमीट्री, और आपको इस इंस्ट्रूमेंट का नाम भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास फोटोसिंथेटिक जो पिगमेंट्स हैं, इनकी दो एग्जाम उसने दी हैं कि मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो हैं वो हैं क्लोरोफिल्स, जिनको अभी हम तफसील से इधर पढ़ेंगे। और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो एक्सेसरी पिगमेंट हैं, जो मेन नहीं हैं लेकिन मददगार हैं। जिस तरह एक कंप्यूटर के अंदर सीपीयू और उसका मॉनिटर मेन हिस्से होते हैं, लेकिन कीबोर्ड और माउस के बगैर वो चल नहीं पाता, सेम इसी तरह क्लोरोफिल मेन पिगमेंट्स हैं, लेकिन कैरोटीनॉइड्स के बगैर ये चल नहीं पाएंगे, इनका काम प्रॉपर नहीं होगा। तो ऐसे पोर्शन जो मेन ना हो लेकिन वो नेसेसरी हो, उनके बगैर कुछ भी ना हो सके, तो उन्हें एक्सेसरी का वर्ड दिया जाता है। यहां पे एक्सेसरी पिगमेंट के तौर पे जो यूज होता है उसे बोलते हैं कैरोटीनॉइड। अब यहां पे देखिएगा, कैरोटीनॉइड के लिए मैंने एक फार्मूला लिखा है यारो का, YRO। ये येलो रेड ऑरेंज कलर के होते हैं, YRO येलो रेड ऑरेंज। पहला एमसीक्यूज कवर हुआ। फिर आगे इसकी दो एग्जाम है, कैरोटीन्स और ज़ैंथोफिल। आपने इसके लिए फार्मूला याद रखना है, करो और जायो। सी से कैरोटीन, आर से ये रेड ऑरेंज होते हैं, जबकि ज़ैंथोफिल, एक्स से ज़ैंथोफिल, YO ये येलो ऑरेंज रेड के होते हैं। यही मुश्किल था, कंफ्यूज करने वाली चीज थी, हमने फार्मूला से याद कर लिया। आगे मूव करें तो क्लोरोफिल की बात शुरू हो जाती है। इधर पहला एमसीक्यूज ये बनता है, क्लोरोफिल A, B, C और D ये एल्गी प्लांट्स वगैरह में पाए जाते हैं, यानी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल्स हैं। और इनके अलावा बाकी जितने हैं वो प्रोकैरियोट्स में हैं और उन्हें बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स का नाम दिया जाता है। यहाँ पे ये पहला एमसीक्यूज बन गया। दूसरा जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, बैक्टीरियो क्लोरोफिल वाला। तीसरा एमसीक्यूज क्या है कि ये जो क्लोरोफिल हैं, जिस वेवलेंथ को ज्यादा जज़ब करते हैं वो है वबोर, VBOR, वायलेट, ब्लू, ऑरेंज, रेड। वबोर का वर्ड आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है गाई का फार्मूला, GYI। जिस लाइट को ये रिफ्लेक्ट करते हैं वो क्या है? गाई, यानी ग्रीन, येलो, इंडिगो। अब याद रखिएगा कि जोन सी लाइट ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी वही कलर नजर आएगा। यही वजह है कि पौधे पीले की बजाय या इंडिगो की बजाय ग्रीनिश नजर आते हैं, क्योंकि ग्रीन लाइट जो है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है बाकियों की निस्बत। तो यहां पे आपके पास वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने वाला एक एमसीक्यूज, वो वबोर का फार्मूला है। और दूसरा एमसीक्यूज आपके पास क्या है कि ग्रीन, येलो, इंडिगो को रिफ्लेक्ट करता है और कलर वही नजर आएगा किसी चीज का जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वहां से। नेक्स्ट आपके पास क्लोरोफिल का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसके लिए आपने एक निमोनिक फार्मूला याद रखना है, चोण मज, मज को चोते हैं जिस तरह। ये क्या है? चोण मज, CHON, चोण Mg, मैग्नीशियम वाला मज। अब आपने क्लोरोफिल A और B दोनों के लिए सेम फार्मूला याद रखना है, सिर्फ इनके क्या होगी, जो एटम्स की तादाद है वो डिफरेंट होगी। आपने इसे केमिस्ट्री की तरह याद नहीं करना, देसी तरीके से करना है। चोण मज से आपको फार्मूला याद, और एटम कैसे याद रखने हैं? 55 72 541, 55 72 541 ये किसके लिए? क्लोरोफिल A के लिए। और 55 70 641 ये आपने याद करना है क्लोरोफिल B के लिए। उसी के बाद आपके पास वहां पे स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया गया है, जिसमें पोरफायरिन रिंग है जो 4 पायरोल रिंग से मिलकर बनी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी तरह एमसीक्यूज आ जाएगा आपको। उसके बाद ये हाइड्रोफिलिक है, पानी से मोहब्बत करती है और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट करती है। ये चारों पॉइंट आपको 4 डिफरेंट एमसीक्यूज की फॉर्म में आ सकते हैं। उसके अलावा इसके सेंटर में मैग्नीशियम और 4 नाइट्रोजन के एटम मौजूद हैं। आप इसकी शक्लो सूरत को अच्छी तरह देख लेंगे। अगर इसके सेंटर में, पोरफायरिन रिंग के सेंटर में मैग्नीशियम की जगह आयरन हो तो ये हीम ग्रुप, हीमोग्लोबिन बन जाएगा। उसके बाद नीचे ये जो एनकोरिंग टेल है, इसे क्या नाम देते हैं? फाइटोल टेल। ये हाइड्रोकार्बन से मिलकर बनी हुई टेल है, पहला एमसीक्यूज।
फिर इसमें जो एटम्स की तादाद है C20H39 है दूसरा एमसीक्यूज। फिर लाइट रिफ्लेक्टिंग है, अहम ये पॉइंट है। आपको इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है कि इन चारों पॉइंट्स को मिला के एक स्टेटमेंट बना दी जाए लंबे वाली और कंफ्यूज कर दिया जाए 3 रॉन्ग वर्ड्स के साथ, 3 रॉन्ग स्टेटमेंट्स के साथ। ये भी एक टाइप ऑफ एमसीक्यूज है इसके अंदर। तो हाइड्रोकार्बन, लाइट रिफ्लेक्टिंग, C20H39, ये तमाम चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। और एक अहम बात, ये हाइड्रोफोबिक है, पानी को दूर भगाता है, नफरत करता है। यहां तक एक चीज आ गई। अब इस जगह पे आपको पता है अगर CH3 लगा हो, मिथाइल ग्रुप लगा हो, तो ये क्लोरोफिल A का फार्मूला बन जाएगा। और अगर कार्बोनाइल ग्रुप लगा हो, CHO लगा हो, तो ये क्लोरोफिल B बन जाएगा। ये भी अहम एमसीक्यूज हैं। UHS इस तरह के क्वेश्चंस को देना ज्यादा पसंद करता है। इसी के मुतालिक इसकी जो नेक्स्ट चीज है वो क्या है, आपने एक फार्मूला याद रखना है, अब जी बाय जी। जब आप ये मॉलिक्यूलर फार्मूला के वो 2 फार्मूला याद कर लेंगे तो उससे निचले पैराग्राफ के अंदर जो आखिरी लाइन है वो आप देखें तो उसमें अब जी बाय जी क्या लिखा हुआ है, ए से है क्लोरोफिल ए, ये ब्लू ग्रीन होता है, अब जी हो गया। और क्लोरोफिल बी जो है ये येलो ग्रीन होता है। ये आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज आएंगे और वैसे मिक्स होगा इस फार्मूला से, इंशाल्लाह ताला आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा जी, यहां तक आपका एक पोर्शन हुआ कवर। अब इससे आगे चलते हैं तो हमारे पास असेसरी पिगमेंट की बात आती है। असेसरी पिगमेंट क्या हैं कि जो ज़रूरी नहीं होते किस फॉर्म में कि ये मेन नहीं है, लेकिन इनके बगैर काम भी नहीं हो सकता। अब फोटोसिंथेसिस करने के लिए मेन कुदरत ने जो पिगमेंट बनाया है वो है क्लोरोफिल ए। बाकी कोई भी डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस के अमल में इन्वॉल्व नहीं है। तो फिर ये पिगमेंट करते क्या हैं जो बाकी हैं, ये डायरेक्ट सनलाइट को अपने ऊपर लेते हैं और फिर आगे क्या होता है, आगे सिर्फ उतनी लाइट प्रोवाइड करते हैं जितनी जरूरत हो। जिस तरह आपने क्रिश 3 मूवी में देखा कि ऋतिक रोशन एक मर रहा होता है जो क्रिश होता है और उसका अब्बा वो एक क्या करता है, ब्रेन के साथ एक क्या फिल्टर का काम करता है कि सारी लाइट खुद पे लेता है और आगे उसे जिंदा करने के लिए, है तो झूठ लेकिन एग्जाम्पल के लिए बेहतर है, उतनी लाइट देता है जिससे उसके बेटे का जिस्म जिंदा हो जाए। तो असेसरी पिगमेंट ने भी कुछ ऐसा करना है, डायरेक्ट लाइट ले ली और फिर उसका क्या किया, स्पेक्ट्रम को ब्रॉड किया और उतनी प्रोवाइड की जितनी जरूरत थी। तो यहां पे इस इक्वेशन में देखें, कैरोटीनॉइड ने डायरेक्ट सनलाइट को लेना है, फिर उसके बाद क्लोरोफिल बी को देना है और फाइनली जो मेन हमारे पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, उसे प्रोवाइड कर देना है। पहला तो आ गया ये एमसीक्यूज। दूसरा कैरोटीन के बारे में ही कि ये हमारी आंखों के रेटिना में भी पाया जाता है ताकि लाइट्स वगैरह से हमारी हिफाजत कर सके। तो आपने ये एमसीक्यूज भी याद रखना है। उसके बाद इसके 2 एमसीक्यूज और हैं बड़े मशहूर और अक्सर बच्चों के रॉन्ग हो जाते हैं। उसमें क्या है, एक वर्ड है यारो का। ये यारो क्या वर्ड है, मैंने पहले भी आपको बता दिया कि जो हमारे पास कैरोटीनॉइड्स हैं ये येलो, रेड टू ऑरेंज कलर के होते हैं, इनका अपना कलर यानी ये है। और दूसरा एमसीक्यूज जो अक्सर कंफ्यूज कर देता है कि ये लाइट कौन सी जज़ब करते हैं, तो ये ब्लू वायलेट रेंज को जज़ब करते हैं। बीवी का मतलब इधर क्या है, ब्लू वायलेट रेंज को जज़ब करते हैं। मैं फिर बोले देता हूं कि यारो YRO येलो, रेड, ऑरेंज इनका अपना कलर है, जबकि ब्लू जो वायलेट रेंज है इसको ये जज़ब करते हैं। यहां तक एक बात हो गई। उसके बाद आपके पास मौजूद है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है, ये वो ग्राफ होता है जिसमें या तो रोशनी के जज़ब होने को हम देखते हैं या उसके इफेक्ट को देखते हैं। तो दोनों ग्राफ्स को यहाँ पे उसने मेंशन किया है। इस स्पेक्ट्रम जो है इसके बारे में याद रखिएगा, ये वो ग्राफ है जिस ग्राफ के अंदर हम ये देखते हैं कि कौन सी रोशनी कितनी जज्ब हो रही है या उस रोशनी का कितना इफेक्ट है। हम उसकी जज्बियत के लिहाज से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं और उसके इफेक्ट से लिहाज से एक्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अभी आपको इनकी डायग्राम नजर आ रही है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को शुरू करने से पहले इसके पहले पैराग्राफ की तरफ जाते हैं। यहां पे विजिबल लाइट की वही रेंज लिखी हुई है 380 से 750 नैनोमीटर। दूसरा इसके बारे में लिखा हुआ है कि वो एनर्जी के पैकेट्स, वो जो सनलाइट के पैकेट्स आते हैं उन्हें फोटॉन्स कहते हैं। ये 2 एमसीक्यूज यहां से हैं। अब वापस आते हैं अपनी इस चीज की तरफ। ये आप डायग्राम में देखें तो यहां पे आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है। इसकी डेफिनेशन
को जरा समझिएगा, इस टॉपिक में नहीं, इससे पीछे जहां पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर था वहां पे इसकी अच्छी डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक पिगमेंट कौन सी लाइट को किस वेवलेंथ पे जज़ब करता है। इसके लिए जो ग्राफ प्लॉट होता है उसे नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, यानी रिलेटिव एब्जॉर्बेंस ऑफ लाइट्स। ठीक होगी बात जी, कि मिसाल के तौर पे 430 नैनोमीटर पे ब्लू लाइट जज्ब होती है, इसी तरह 670 नैनोमीटर पे रेड लाइट जज्ब होती है। यहां पे ये एमसीक्यूज दिया भी हुआ है, तो आपको डायग्राम में डिफरेंट लाइट्स जो हैं वो नजर आ रही हैं कि डिफरेंट वेवलेंथ पे ये जज्ब हो रही हैं, इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब लाइट तो जज्ब हो गई, लाइट कुदरत ने जज्ब करवाई क्यों? उसकी वजह यह है कि कोई लाइट जब जज्ब होती है तो वो अपना खास फंक्शन करती है, तो वो खास फंक्शन क्या है? इस केस में फोटोसिंथेसिस का अमल करवाना है, यानी लाइट का जज्ब होके वो अपना फर्दर काम करवाना, जो आगे पढ़ेंगे हम, वो करवाना है। अब यहां पे क्या होगा कि लाइट आई, जब पड़ी, मिसाल के तौर पे ब्लू लाइट 430 नैनोमीटर पे आई, 670 नैनोमीटर पे रेड लाइट आई, तो इन्होंने जो काम किया उस इफेक्टिवनेस, रिलेटिव इफेक्टिवनेस, यानी ब्लू की रेड की निस्बत कितनी है, ग्रीन की कितनी है, उस रिलेटिव इफेक्टिवनेस को हम नाम देते हैं किस चीज का? एक्शन स्पेक्ट्रम का। टी.डब्ल्यू. एंजलमैन ने 1883 के अंदर सबसे पहले इसे दरियाफ्त किया और जिस ऑर्गेनिज्म पे इसने तजर्बा किया उसे स्पायरोजायरा कहा। पीले डिब्बे में भी लिखा हुआ है, अगले पेज पे आप करेंगे जहां पे ये ग्राफ बने हुए हैं वहां पे इसकी डायग्राम है। अभी आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, ग्राफ नजर आ रहा है, जिसके अंदर आपको एक चीज पता चलेगी कि ब्लू लाइट और रेड लाइट की मैक्सिमम इफेक्टिवनेस है। यहाँ पे मैक्सिमम इनकी इफेक्टिविटी आपको नजर आ रही है। अब इसका क्या मतलब है कि ब्लू और रेड लाइट पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होगी। अब इसी टॉपिक की आखिरी लाइन जरा अंडरलाइन करें काइंडली। उस लाइन में आप देखें ये लिखा हुआ है कि अगर ब्लू लाइट को रेड लाइट को हम इक्वल इंटेंसिटी में दें तो फिर फोटोसिंथेसिस किसकी ज्यादा होगी? डेफिनेटली रेड लाइट की ज्यादा होगी। तो ये आप लोगों के पास एक एमसीक्यूज आ गया यहाँ पे। उसके बाद ये पूरे का पूरा आपने रीड आउट कर लेना है, ग्राफ्स को देख लेना है, इसमें यही आएगा ब्लू और रेड लाइट की इफेक्टिविटी। इसी ग्राफ के अंदर एक पीला डिब्बा नजर आ रहा है, उसे अच्छी तरह से आपने देख लेना है। यहां तक आपका स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक भी कवर होता है। इससे आगे चलें तो रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, यूएचएस ने इसे कंटेंट्स में नहीं रखा, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है कि एनवायरनमेंट में 0.03 से लेके 0.04% तक कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे यूज करता है पौधा फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए, स्टोमेटा के जरिए से अपनी बॉडी के अंदर वो लेके जाता है। इन तमाम लाइनों को आपने अच्छी तरह से देख लेना है। आज की आखिरी चीज, फोटोसिंथेसिस का इंट्रोडक्शन। जैसा कि मैंने कहा, एक ऐसा अमल जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को यूज करके सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में एक कार्बोहाइड्रेट शुगर में कन्वर्ट किया जाता है। उसका एक हल्का सा स्केच है, बाकी चीजें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर होंगी। वो क्या है जी? सनलाइट थाइलाकॉइड में पड़ा जिसमें क्लोरोफिल मौजूद है, जिसने इस सनलाइट की वजह से एटीपी और NADPH2 बनाया। मैंने जैसा कि पहले आपको बताया, NADPH2 रिड्यूसिंग और एसिमिलेटिंग पावर है और ATP एनर्जी है। अब NADPH2 की रिड्यूसिंग और एसिमिलेटिंग पावर को यूज करते हुए और ATP की एनर्जी को यूज करते हुए स्ट्रोमा ने कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन और रिडक्शन करनी है और अल्टीमेटली शुगर की फॉर्मेशन हो जानी है। अब ऐसा अमल जो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में हो रहा है उसे बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और जो उसकी गैर मौजूदगी में हो रहा है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। अब ये नहीं समझ बैठना कि ये दिन के वक्त हो रहा है और ये रात के वक्त हो रहा है, ऐसा नहीं होता। सारा अमल दिन में है जिसमें रोशनी डायरेक्टली यूज हो रही है, वो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। जिसमें लाइट प्रॉपरली यूज नहीं हो रही उसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। तो यहां के साथ आपका ये जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है ये खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फोटोसिंथेसिस और उसकी तमाम टाइप्स को इंशाल्लाह ताला देखेंगे। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज।